तो ठीक है, सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग, एकदम शांति, अभी इधर ध्यान सबका। होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, इसमें कोई डाउट्स है क्या? सिमिलर क्वेश्चन था, एकदम टाइम लगा के किया है क्या? टाइम लगा के किया? कितना लगा? किसी को 15 मिनट से 18 मिनट से ऊपर लगा क्या यहाँ पे? किसी को नहीं लगा? वर्किंग नोट्स बनाए थे या नहीं? क्या बात कर रहे हो, इतने स्मार्ट हो तुम लोग, स्मार्ट पीपल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डिविडेंड की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी। डिविडेंड याद है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड याद है क्या? क्या वो सारी बातें तुम्हें याद है? क्या वो सारी शामें? कल एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की थी डिविडेंड की, ठीक है? डिविडेंड की बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आज जो नया है शायद तुम्हें थोड़ा ना समझे, बाकी पार्ट समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान देना सिर्फ। तो डिविडेंड की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या थी? सुनो, अभी यहाँ पे फोकस। डिविडेंड जब भी मिलता है तो डिविडेंड मेरी इनकम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डिविडेंड मेरी इनकम है, तो डिविडेंड को मैं डिविडेंड कॉलम में डाल दूंगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आता है ये टाइमलाइन में, कि मैंने शेयर्स खरीदे हैं, फॉर एग्जांपल 21-22 का साल था, मैंने शेयर्स खरीदे 1 मई 22, मतलब साल खत्म होने के बाद। तो मैंने शेयर्स बाद में खरीदे और कंपनी ने डिविडेंड उसके बाद दिया, तो मुझे डिविडेंड मिल गया। पर ये डिविडेंड कब का था? पिछले साल का। तो डिविडेंड पिछले साल का था, तो मैं हकदार ही नहीं था डिविडेंड का, क्योंकि मैंने पिछले साल शेयर्स ही नहीं थे मेरे पास, है ना? तो पिछले साल मेरे पास शेयर्स ही नहीं थे, तो फिर भी मुझे डिविडेंड मिल रहा है। तो इसीलिए एएस ने क्या बोल दिया? एएस ने क्या बोला पता है? पता है तुम लोगों को? एएस ने बोला कि इनकम नहीं चलेगा, इसको पीएनएल में नहीं डालेंगे, इसका क्या करेंगे? कॉस्ट से कम करेंगे। वेरी गुड, कॉस्ट से कम करने में हेल्प करेंगे, जो भी डिविडेंड मिलेगा उसको कॉस्ट से कम करेंगे, ठीक है? तो कल वाले क्वेश्चन में ये किया था, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही था कि मेरे पास देखो कल वाले क्वेश्चन में 15 और 5 जैसे 20,000 शेयर्स थे जिस पे डिविडेंड मिला था, पर 5,000 के शेयर जैसे थे ना जो मैंने इस साल खरीदे, तो उस पे पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए था, पर फिर भी मिल गया, तो वो मैं क्या करूँगा? उससे कॉस्ट कम कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये डिविडेंड का पूरा देखा था। आज आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 सुंदर का क्वेश्चन है। चलो पढ़ना शुरू करो मित्रों। हाँ, क्या है वो? क्यों कैलकुलेट नहीं करते? क्योंकि डिविडेंड कब का था वो? पिछले साल का, ठीक है? ये डाउट सुन लो, ये काफ़ी लोगों को भी आएगा इनफैक्ट। देखो जो कल वाला क्वेश्चन था ना, उस पर बोनस और डिविडेंड, 4,000 शेयर्स बोनस थे, 2,000 शेयर्स डिविडेंड थे, क्या बोल रहा हूँ, 4,000 शेयर्स बोनस थे, 2,000 शेयर राइट्स के थे। तो ऐसे 6,000 शेयर्स पर डिविडेंड लिया ही नहीं था। तो क्यों नहीं लिया था? उसका एक रीज़न है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर जो हुआ ना, ये पिछले साल के प्रॉफिट्स का डिविडेंड है। तो पिछले साल के प्रॉफिट्स का डिविडेंड में हकदार कौन है? जितने शेयर्स पिछले साल रहेंगे। बोनस और राइट्स तो इशू ही इस साल हुए, वो तो पिछले साल थे ही नहीं, तो इसीलिए उन पे डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, ठीक है? उन पे डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। हाँ, वो परचेस नेक्स्ट ईयर की है, शेयर्स थे पहले से, शेयर्स थे पहले से। तूने कहाँ से खरीदे होंगे? मार्केट से ना?
तूने मार्केट से खरीदे होंगे ना, तो मार्केट किसी ना किसी के पास तो शेयर्स थे, इन एग्जिस्टेंस शेयर्स थे ना। बोनस और राइट्स तो एग्जिस्टेंस में हिस्सा लाए, समझ रहा है क्या फर्क? जो तूने शेयर्स खरीदे वो मार्केट में थे, वो पिछले साल थे, वो एलिजिबल है डिविडेंड के लिए, बस तूने किसी और से खरीदे। और बोनस और राइट्स तो एग्जिस्टेंस में हिस्सा लाए, वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। अरे यार, चलो फटाफट पढ़ना शुरू करो। हाँ। हाँ तो मिलेगा उस पर। हाँ हाँ तो भी मिलेगा। चलो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9। चलो पढ़ते हैं। सुंदर हैड का क्या मतलब है? पहले से थे, मतलब ओपनिंग बैलेंस। वेरी गुड। सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर्स, ओपनिंग बैलेंस है। बुक वैल्यू ऑफ 15 ईच, मतलब 15 का एक शेयर, 15 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। परचेस्ड अनदर 5,000 शेयर्स एट 16, ओके। The directors announced a bonus and right issue. No dividend was payable on these shares. देखो बोनस और राइट्स पे डिविडेंड पे नहीं होगा, ये उन्होंने बोल दिया है। नहीं भी बोलते तो नहीं मिलता है ना, ये मैंने कल भी बोला था, क्योंकि बोनस और राइट्स इशू ही इस साल, एग्जिस्टेंस में हिस्सा लाए शेयर्स, तो पिछले साल का डिविडेंड क्यों मिलेगा उन पे, है ना? तो वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोनस बेसिस 1:6 का क्या मतलब है? 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। वेरी गुड। और राइट बेसिस का क्या मतलब है? 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। क्या बात है। प्राइस राइट्स की है 15 पर शेयर, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है 30/9, ओके। सुंदर ने 33.33 शेयर्स राइट्स बेच दिए 2 रुपए के कंसिडरेशन में, मतलब बाकी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ओके। डिविडेंड्स देखो, तीनों एडजस्टमेंट है इसमें, बोनस भी है, राइट्स भी और डिविडेंड्स भी। तो डिविडेंड्स फॉर द ईयर 31/3 20%। 20% मतलब किसका? नॉमिनल वैल्यू का, फेस वैल्यू का। वेरी गुड, क्या बात है। तो डिविडेंड्स विल टू बी जस्ट, वाह इन्होंने ही बोल दिया है, ठीक है छोड़ो, अपन करते हैं सॉल्व। और बेचे भी है, कल जैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट अकाउंट और पीएनएल अकाउंट पूछा है। चलो मजा आएगा क्वेश्चन में, ड्रॉ करना शुरू कर दो मेरे साथ साथ। फॉर्मेट बना दे सबसे पहले। कितने कॉलम? 10 कॉलम। वेरी गुड, 10 कॉलम्स बनेंगे। हाँ पीएनएल भी बोला है, बनाएंगे ना, पीएनएल भी बनाएंगे। Date, particulars, number of shares,
डिविडेंड और अमाउंट, डेट particulars, number of shares, dividend amount. In the books of Sundar, investment in equity shares of X Limited account. चलो बन गया, तुम्हारा बन गया क्या अकाउंट? हो गया सबका? चलो अभी ध्यान इधर, लिखने को टाइम मैं दूंगा एज यूजुअल, तो तुम्हें ध्यान इधर देना है। चलो सबका ध्यान इधर है। चलो तो सॉल्व कर रहे हैं अभी। इन द बुक्स ऑफ सुंदर ओपनिंग बैलेंस, वैसे साल कौन सा है ये? कैलेंडर ईयर है, ठीक है, चेक कर लो। देखो बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2011, तो कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर है, ये दिमाग में रखना। तो ओपनिंग स्टार्ट कब होगा? ये 1 जैन 2011, 1 जैन X1। ऐसे कैसे? ओहो, ये डिविडेंड भी ईयर एंडेड बोला है, ठीक है। स्टार्ट फिर 1 अप्रैल से करो, पर बुक्स क्लोज कब करने हैं? 31 दिसंबर, ये दिमाग में रखना। ये विदाउट फेल चेक कर लिया करो, क्योंकि क्लोज तो उन्होंने दिसंबर को ही करने बोले। तो स्टार्ट 1 अप्रैल को कर देंगे। आइडियली 1 जैन को ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, पर यहाँ पे 1/4 का बैलेंस दिया है, तो शुरू वहां से ही करेंगे। अपने को वहां से ही पता चला ना, उसके पहले का अपने को पता नहीं है, तो शुरू 1 अप्रैल से ही करेंगे ओपनिंग बैलेंस, पर क्लोज याद रखना दिसंबर को करना है। तो 1/4/11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 25,000 शेयर्स थे मेरे पास, 25,000 शेयर्स थे ना मेरे पास, ठीक है, परफेक्ट। स्पीकर से आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, 25,000 शेयर्स थे। 25,000 शेयर्स और एक की वैल्यू क्या थी? 15 रुपए, मतलब वेरी गुड, 3,75,000 के शेयर्स। नेक्स्ट मैंने क्या किया है? नेक्स्ट 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 डेट देखो, परचेज 5,000 शेयर्स एट 16 ईच। कौन से डेट पे? 20th जून 11 टू बैंक 5,000 शेयर्स और खरीदे 16 रुपए में, मतलब 16 इंटू 5 90,000, 80,000, सॉरी 80,000 में खरीदे, 80,000 में खरीदे शेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया। ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं चेक कर लिया ना क्वेश्चन में, वो विदाउट फेल चेक कर लिया करो, कभी कभी नीचे दे देते, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? नेक्स्ट डेट, बोनस की डेट है 16 अगस्त। चलो 16 अगस्त 11 टू बोनस 1:6, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। तो मेरे पास 30,000 शेयर्स अगर है तो मुझे मिलेंगे 5,000 बोनस शेयर्स। अमाउंट कॉलम में कुछ लिखूंगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिखूंगा। वेरी गुड। नेक्स्ट राइट्स, राइट्स के लिए क्या बनेगा? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कुछ खरीदे कुछ बेचे। तो वर्किंग नोट बना लेता हूं मैं यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ राइट्स। राइट्स कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट। चलो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ऑन, किस दिन अनाउंस किया राइट्स? 31 अगस्त। कितने शेयर्स थे मेरे पास? 35,000 शेयर्स थे मेरे पास। और राइट्स का रेशियो क्या है?
परफेक्ट 3:7 मतलब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ राइट्स रिसीव्ड 15,000। ये कैसे आया? 35,000 इंटू 3/7, तो 15,000 मिले हैं। अब इन 15,000 का क्या किया है? कुछ सोल्ड, कुछ सोल्ड और कुछ सब्सक्राइब। देखो 33.33% सेल किया ऐसे बोला गया है। 33.33% मतलब 1/3। तुम डायरेक्ट 1/3 ले सकते हो। 15,000 का 1/3 मतलब 5,000। तो 5,000 शेयर्स बेच दिए और सब्सक्राइब कितने किए? 10,000 शेयर्स। बेचे कितने में? 2 रुपए एक। राइट्स बेचे कितने में? 2 रुपए में एक। 2 रुपए, तो इसके कितने मिलेंगे? और ये अमाउंट कहाँ जाएगी? पीएनएल में। क्या बात है? टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। ये लिखना बहुत जरूरी है जैसे मैंने बोला था। और सब्सक्राइब कितने में किया है पर शेयर? कहां से पता चला? हाँ, प्राइस 15, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस 15 दिया हुआ है। तो 10,000 शेयर्स खरीदे 15 में, मतलब खरीदने के लिए मैंने कितने पैसे दिए? 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख रुपए दिए। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में कौन सा आएगा? 1.5 लाख। और तारीख क्या आएगी? डेट क्या आएगा? पैसे किस दिन दिए वो चेक करो। पैसे दिए, ड्यू डेट फॉर पेमेंट दिया गया, देखो 30/9, 30/9 दिया हुआ है। ठीक है, तो 30/9 को आएगा 30/9/11 टू बैंक। मैंने 10,000 शेयर्स राइट्स में खरीदे, वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस, और 1.5 लाख रुपए भरे हैं उसके लिए। क्लियर है वाला एडजस्टमेंट? राइट्स आ रहा है अच्छे से अभी? पक्का? किसी को डाउट नहीं? पक्का ना? ठीक है, राइट्स का हो गया। अभी नेक्स्ट डेट, ट्रांजैक्शन डेट आइडेंटिफाई करो। ये 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर क्या मिल रहा है? 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, देखो मेरे पास कितने शेयर्स है, इसके लिए ध्यान देना 2 मिनट। जो भी लिख रहा होगा लिखो मत। 25,000 शेयर्स है मेरे पास, 5,000 है मतलब 30, 35 और 45,000 टोटल शेयर्स है मेरे पास। अभी मुझे देखना ये है कि इन 45,000 में से सबसे पहले डिविडेंड किन पे मिलने वाला है। देखो उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि बोनस और राइट्स पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला। वो नहीं बोलते तो वैसे भी नहीं लेते अपन, क्योंकि एग्जिस्टेंस में शेयर्स इस साल आए। तो मतलब डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलने वाला है? 30,000 शेयर्स पे। अभी इन 30, अच्छा ये कौन से साल का डिविडेंड है? पिछले साल का, मतलब 2010-11 बराबर, पिछले साल का डिविडेंड है। तो देखो मैंने ये जो शेयर्स है ना, ये वाले, ये कब खरीदे? 20 जून को, मतलब पिछला साल खत्म होने के बाद। तो क्या इन शेयर्स पे डिविडेंड मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए था। तो इन शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा उसका क्या करेंगे? कॉस्ट से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, जम गया तुम लोगों को। चलो तो इसका भी वर्किंग नोट बनाता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 2, एक काम करता हूं नीचे ही बना देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। total shares eligible for dividend, तीस 30,000 शेयर्स एलिजिबल फॉर डिविडेंड है। डिविडेंड पर शेयर 20% बोला है, मतलब फेस वैल्यू का 20%, तो 2 रुपए। देयरफॉर टोटल डिविडेंड कितना है? टोटल डिविडेंड 60,000 का डिविडेंड मिल गया है। अभी इसमें से मुझे पता करना है प्री एक्विजिशन कितना है और पोस्ट कितना है। तो एक ऐसे ये बना देता हूं मैं। हाँ, किसी ने आवाज दिया?
प्री पोस्ट, जो 25,000 शेयर्स पे 2 रुपए मिले ना, सॉरी गलत जगह लिख दिया मैं, जो 25,000 शेयर्स पे 2 रुपए मिले हैं, इसका मैं हकदार हूँ, ये शेयर्स मेरे पास पहले से है तो इन पे मिलना ही चाहिए डिविडेंड। पर जो 5,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिला है, ये नहीं मिलने चाहिए थे, फिर भी मिल गया है, तो इसका मैं क्या करूँगा, टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, कॉस्ट ऑफ परचेस उन्होंने ही बोल दिया है, अपन ने वही किया ना। 5,000 जो शेयर्स खरीदे, यही खरीदे थे 20 जून को, उन्होंने क्या बोला है, ये इस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो कॉस्ट से एडजस्ट कर लो, मतलब ये कॉस्ट से रिड्यूस कर लो, वही किया है ना अपन ने। 20 उन्होंने क्या बोला है, 20 जून को जो शेयर्स खरीदे उसका क्या करो, कॉस्ट से एडजस्ट कर लो। तो 20 जून को कितने शेयर्स खरीदे तूने, 5,000, उस पर कितना डिविडेंड मिला है, 2 रुपए, किया कॉस्ट से एडजस्ट। ये उन्होंने ही बोल दिया एक्चुअली क्वेश्चन में, वो नहीं बोलते तो भी ऐसा ही करते अपन, समझा ना। चलो तो एंट्री कर देते हैं अभी, किस दिन मिला है, 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिला है। 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिला है तो बाय बैंक, बैंक में पैसे आएंगे। डिविडेंड कॉलम में कितना लिखूं और अमाउंट कॉलम में कितना लिखूं, डिविडेंड कॉलम में 50,000, वेरी गुड, और अमाउंट कॉलम में 10,000, क्या बात है, शाबाश। नेक्स्ट डेट आइडेंटिफाई करो, सोल्ड 15 नवंबर को क्या किया है, शेयर्स बेचे। चलो शेयर्स बेचने की एंट्री, एट द प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर का क्या मतलब है, मतलब 15 रुपए में बेचे हैं, प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू के ऊपर का प्रीमियम है ना, तो फेस वैल्यू के ऊपर मतलब 10 के ऊपर 5, मतलब 15 रुपए में बेचे हैं। तो चलो एंट्री कर देते, 15 नवंबर था ना डेट, 15 नवंबर बाय बैंक कितने शेयर्स बेचे हैं, 25,000, 25,000 शेयर्स बेचे, 15 रुपए मतलब 3,75,000, 3,75,000 में बेचे हैं। बेचते ही क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस पता करना है। चलो वर्किंग नोट नंबर 3, क्या हुआ निधि, कुछ डाउट? हाँ, फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दो, पेन्स डाउन, आइज हियर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस तो मुझे पता है, अभी अभी निकाली मैंने, 3,75,000। अभी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूं, एवरेज कॉस्ट। चलो तो मेरे अमाउंट कॉलम में चेक करूंगा क्या क्या है, 375, 80 और 1.5 लाख, इसमें से माइनस करना है कितना, 10,000, क्यों, कॉस्ट कम करी थी ना, तो 375 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख, 375 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय, मेरे पास कितने शेयर्स थे टोटल, 35 थोड़ी थे, 45,000 शेयर्स। तो ये पर शेयर कॉस्ट आ जाएगी, मुझे कितने शेयर्स की निकालनी है, 25,000, तो इसलिए इसको इंटू कर दूंगा 25,000। कितना आता है ये कॉस्ट, कितना लॉस आ रहा है, कॉस्ट कितनी हो तो बोलो, प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट तो बोलो, 556, तो प्रॉफिट आ रहा है 44, वाह क्या प्रॉफिट है।
तो प्रॉफिट की एंट्री सेम डेट पे आएगी टू पीएनएल। वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 2 का था इधर। प्रॉफिट आ जाएगा 44444। हो गया खत्म। प्रॉफिट होते ही खत्म। अभी कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है, अभी कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है। तो बुक्स क्लोज कर दूंगा। बुक्स क्लोज करना है 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मेरे पास 20,000 शेयर्स पड़े हैं और अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर और रे किसी ने निकाला बैलेंसिंग फिगर? ओके, टू 6,445 26,000। अच्छा, और एक 4 26,445 444। अच्छा हाँ, ओके, तो 4 आएगा उधर, ठीक है। अभी टोटल कर दो, खत्म। पीएनएल बाकी रहेगा क्वेश्चन का। हाँ, एक चीज बाकी है इनफैक्ट इसमें, डिविडेंड को ट्रांसफर करना। ईयर एंड पे क्या होता है, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। जो डिविडेंड था वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में। 50,000 का डिविडेंड था अपना, तो ये अकाउंट भी क्लोज, डिविडेंड अकाउंट भी क्लोज हो गया। 50,000, 45,000, 50,000 और डिविडेंड अकाउंट भी क्लोज। इसकी टोटल ले लेना। चलो लिख लो फटाफट। आसान है ना, बस स्टेप बाय स्टेप करना होता है, बाकी बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में और एक चीज पूछी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, बस एक्सट्रैक्ट, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितने भी आइटम्स उसमें आ रहे हैं वो दिखा दो। तो यहाँ पे बना लेते हैं वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वर्किंग नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट्स को ही मार्क्स होते हैं इनफैक्ट ज्यादा। वर्किंग नोट्स को ही ज्यादा मार्क्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, काफी लोगों ने ये बना लिया है मैंने जितना देखा, पर जिन्होंने नहीं बनाया है बना लो फटाफट। छोटा सा ही बनाना है, ज्यादा चीजें नहीं है उसमें, एक 3-4 चीजें थी सिर्फ। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड का आ रहा है, देखो 3 एंट्रीज करे अपन ने, यहां से चेक कर सकते हो तुम। एक इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल 4444 वाली एंट्री है, तो मतलब पीएनएल के बाय साइड में आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट। फिर डिविडेंड का ट्रांसफर किया, देखो वो तो 31 दिसंबर को ट्रांसफर किया है 50,000, वो एक आएगा। और तीसरी चीज क्या है, राइट्स रिनाउंस किए थे, उसके सामने लिखा था ना टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल, तो ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, तीनों चीजें एक एक करके लिखेंगे, तीनों करके एक एक लिखेंगे। बाय प्रॉफिट
बाय सेल ऑफ राइट्स लिख देता हूँ पहले, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाय डिविडेंड। तो सेल ऑफ राइट से मुझे कितने मिले थे? 10,000। प्रॉफिट हुआ था 44444 और डिविडेंड कितना मिला है? 50,000। ये सब पीएनएल में गया है। और यहाँ पे बैलेंस कर लेना, क्यों? आइडियली नेट प्रॉफिट आता है पर बाकी चीज़ें पता ही नहीं है, ये बस एक्सट्रैक्ट है, तो बस खत्म करने के लिए उसको बैलेंस लिख देना, बैलेंस कैरिड डाउन। वन 1044 खत्म। इसके ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिख देना, एक्सट्रैक्ट। ये पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट हो जाए तो बोलो, फिर आगे बढ़ते। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक्सट्रैक्ट है ना तो जरूरत नहीं, लिखा तो भी चलेगा इसको। हाँ हाँ, वैसे लिखा तो भी चलेगा। एंट्री टू अकाउंट है, पर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ऐसे कुछ चलेगा चलेगा चलेगा, चलता है, ऐसे कुछ नहीं, दोनों चलेगा, कुछ इश्यू नहीं। बड़े अगले क्वेश्चन पे क्या बोलती पब्लिक? बड़े अगले क्वेश्चन पे। आज खुश है तू, कल मुरझाई मुरझाई थी। साक्षी दोस्त बन गई क्या तेरी? अभी दोस्त नहीं रहे तो थोड़ा ये हो जाता है ना, दोस्त बहुत जरूरी है लाइफ में। अरे अर्थ, फोन पे क्या कर रहा है तू? बच गया, उल्टा था फोन, बच गया, नहीं तो जब्त हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विजय इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल X1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। 30,000 शेयर्स थे, बुक वैल्यू है 4.5 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स में 30,000, अमाउंट कॉलम में 4.5 लाख। फिर इसके बाद 5,000 शेयर खरीदे 22 जून, टू बैंक अकाउंट 5,000 शेयर्स खरीदे हैं, 5,000 शेयर्स खरीदे हैं कितने में? 80,000 में, 80,000 के जूते।
बोनस अनाउंस किया है 10 अगस्त को 1:7। 10 अगस्त टू बोनस 35,000 इंटू 1/7। ये कैलकुलेशन देते जाओ ब्रैकेट में 5,000, अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं। फिर राइट इशू 3 शेयर फॉर एवरी 8 शेयर्स, 2/3 सब्सक्राइब किए। $40,000 शेयर्स थे, therefore number of rights received 40,000 into 3 shares for every 8 ना, into 3/8, 15,000। सोल्ड सब्सक्राइब्ड 1/3 बेचे है, मतलब 5,000, और सब्सक्राइब किए 2/3, मतलब 10,000। बेचे है 2 रुपए में, 10,000, और सब्सक्राइब किए हैं 15 रुपए में, 1.5 लाख। टू बी क्रेडिटेड टू P&L। फिर 31 अक्टूबर को डिविडेंड बाय बैंक 20% डिविडेंड मिला है, मतलब 2 पर शेयर, तो 60,000 इधर, 10,000 इधर। वर्किंग नोट नंबर 2। $35,000 डिविडेंड पर शेयर 2 रुपीज, टोटल डिविडेंड 70,000। प्री पोस्ट अरे
शेयर्स बेचे हैं 15 नवंबर को। बाय बैंक 20,000 शेयर्स एट 15 पर शेयर, मतलब 3 लाख रुपए मिले। इसके बाद इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस। सेल प्राइस 3 लाख लेस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में 4.5 लाख, 80, 1.5 लाख। तो 50,000 शेयर्स इंटू 20, $32,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट यह आया क्या तुम लोगों का? 32,000। क्या बात है। सेम डेट पे 15 नवंबर 2 PNL 32,000 का प्रॉफिट। अभी लास्ट में दो चीजें बच जाती है, एक है डिविडेंड को ट्रांसफर करना पीएनएल में, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस। तो ये 31 मार्च को क्लोज होगा टू पीएनएल अकाउंट। वर्किंग नोट के रेफरेंसेस देते जाओ अकाउंट में जहां जहां लिखा हुआ है। 60,000 ट्रांसफर कर दिए, और लास्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000, 4,02,000 खत्म। चलो मेरा हो गया, देख लो एक बार, चेक कर लो। कुछ डिफिकल्टी होगी, डाउट्स होगा तो पूछ लो फट। होमवर्क में चलो देखते कौन सा देने जैसा है। एक दो थ्योरी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन अभी। ये वाला होमवर्क है आज का। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 16 आरटीपी नवंबर 18 का है। पुराना है वैसे, लगभग 10 अटेम्प्ट पुराना है। 11.15 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ एक तो मिला है अब तक। ठीक है, एक ही अब तक तो। चलो ये देखते। इधर सबका ध्यान इधर। अभी आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, थ्योरी क्वेश्चन है, ये कर चुके हैं अपन, पर लिखना कैसे ये बताऊंगा। परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ धनसुख लिमिटेड। धनसुख लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है ऑन 1 मई 2020। 1 मई 2020 को खरीदे थे शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10 lakhs, 10 लाख में खरीदे थे। 3/4 of this investments were current investments and remaining investments were intended to be held for more than 1 year। मतलब 3/4 क्या थे?
करंट इन्वेस्टमेंट और बचे 1/4 लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म किस पे वैल्यू होते हैं? कॉस्ट पे, अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू। और करंट किस पे वैल्यू हो गए? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच और इज लोअर। देखो यहाँ पे क्या बोला है फिर, पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ धनसुख लिमिटेड, मतलब जिसके शेयर्स खरीदे हैं उसके अकाउंट्स बता रहे हैं कि कंपनी ने लॉसेस इंकर किए हैं और परिधि इलेक्ट्रॉनिक के शेयर्स में नॉट फेच मोर देन 7.5 लाख। मतलब अभी जो मैंने 10 लाख में खरीदे थे ना शेयर्स, जो मैंने 10 लाख में खरीदे थे उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 7.5 लाख। अभी आगे के लाइन में देखो क्या बोला है, द रिडक्शन इन वैल्यू इज अपेरेंट टू बी नॉन टेम्पररी। नॉन टेम्पररी का क्या मतलब है? परमानेंट। परमानेंट डिक्लाइन हो चुका है। देखो टेम्पररी मतलब तात्पुरता, पर नॉन टेम्पररी मतलब परमानेंट डिक्लाइन हो चुका है। तो अगर परमानेंट डिक्लाइन हो चुका है तो क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म को भी नीचे लाना पड़ेगा फेयर वैल्यू पे, और करंट को तो वैसे भी लोअर पे ही वैल्यू करते थे। तो मतलब पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को कितने पे लाना पड़ेगा अपने को? 7.5 लाख पे लाना पड़ेगा। देखो आंसर इतना सिंपल होता है, पढ़ते ही समझ जाता है, पर अभी इसको लिखना कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखना कैसे होता है, कोई भी एएस आ जाए, कोई भी एएस आ जाए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे भी अपन। तो एएस इज एज गुड एज लॉ। तुमने लॉ पढ़ा होगा फाउंडेशन में, अभी लॉ पढ़ रहे हो, एएस भी एक लॉ ही है। तुम्हें ना इंटर में एक बुक आती है अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स करके, तुम्हारे बड़े भाई बहन हो गए तो चेक करना, पूरी की पूरी कोरी पड़ी रहेगी, कोई खुलता नहीं वो बुक, और खुलनी भी नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं होता है इंटर में। तो वो बुक एक बेयर टेक्स्ट है एएस की, एएस का बेयर टेक्स्ट है, उसमें पैरा वाइज दिए रहते हैं सारे एएस का बेयर टेक्स्ट। तो एएस भी लॉ ही है, बस उसमें सेक्शंस नहीं होते, उसमें पैरास होते, इतना फर्क है। तो इसीलिए इसका आंसर लिखते वक्त भी लॉ का लिखते ना वैसे टाइप में लिखना पड़ेगा, जैसे लॉ का तुम कैसे ऊपर प्रोविजन, फिर एनालिसिस, फिर कंक्लूजन, तो इसी का भी वैसे ही टाइप में लिखना, बस हेडिंग नहीं लिखेंगे इसमें। हेडिंग लिखेंगे नहीं, मतलब प्रोविजंस ऐसे लिखा, ये ऐसे नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे, बस पैरास का बाइफर्केशन वैसे करना है। तो सबसे पहले पैरा में क्या आएगा? लॉ लिखेंगे, प्रोविजन लिखेंगे। तो प्रोविजन कैसे लिखते हैं? लॉ में जैसे लिखते थे एज पर सेक्शन दिस, इसमें कैसे लिखेंगे? एज पर एएस 13। एज पर एएस 13, एएस 13 का नाम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लॉ लिखेंगे कि करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच इंटेंशन टू बी होल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो इंटेंशन टू होल्ड है जिसका मोर देन 1 ईयर। तो उसमें लिख देंगे बाद में करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर उसके बाद लिखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज परमानेंट एंड नॉन टेम्पररी डिक्लाइन इन वैल्यू। तो ये प्रोविजन का वाला पैरा हो जाएगा। फिर फैक्ट्स देखो, मतलब केस एनालाइज करो कि इन दिस केस परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसे ऐसे हुआ है, परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी थी, इस पे गिर गई है। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। देखो इन्होंने कैसे लिखा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिमिन्यूशन इन डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी, मतलब परमानेंट डिक्लाइन अगर हो तो प्रोविजन बनाना चाहिए, वैल्यू कम पे लेके आ जाना चाहिए, ऐसे इन्होंने बोला है। दिस स्टैंडर्ड ऑल्सो स्टेट्स दैट इंडिकेटर्स ऑफ वैल्यू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेफरेंस टू मार्केट, ठीक है, ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे वही बोला लास्ट में, चार्ज द डिफरेंस, ये लास्ट वाला कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, चार्ज द डिफरेंस ऑफ 2.5 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इन्होंने जैसे लिखे ना आंसर्स, वैसे के वैसे लिखने नहीं होते, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आंसर जो ना कंक्लूजन बेस्ड ही है। वो हर एक क्वेश्चन में क्या प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन नहीं करते बैठेंगे, उनको प्रेजेंट नहीं करना है किधर आंसर, उनके कंक्लूजन बेस्ड ही होते हैं जनरली। वो प्रोविजन कंक्लूजन ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, पर अपने आंसर्स प्रॉपरली डिवाइडेड होने चाहिए। पहले प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन। प्रोविजन मतलब एज पर एस दिस जो भी प्रोविजन है जो अपने चार्ट्स में मिलेंगे तुमको, और वो चार्ट्स के इसके वजह से इजीली लर्न हो जाते हैं, मतलब तुम्हें याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लॉ जैसे नहीं है, ये अकाउंट्स वाले मतलब समझ में आ जाते हैं इजीली, तो लर्न हो जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं उसमें। तो प्रोविजंस, फिर केस फैक्ट्स की लिख दो और फिर कंक्लूजन, ऐसे इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े किया करेंगे अपन रोज, ताकि और एक आधा लिख के प्रैक्टिस करेंगे कल परसों में, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल।